माई सेल्फ सर्वेश वर्धन और आज की क्लास में हमने एक जनरल प्लेन मोशन पे बेस्ड प्रॉब्लम लिया है जो आपको मेन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें कहा गया है कि एक हुप है जिसका मास स्मॉल m है और रेडियस r है, और एक स्मॉल ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल m है और इस हुप के हाईएस्ट पॉइंट पे अटैच है, और इस पूरे सिस्टम को रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया गया है और रेस्ट से रिलीज कर दिया गया है। और कहा गया है कि इस हॉरिजॉन्टल सरफेस में फ्रिक्शन सफिशिएंट है जिसकी वजह से ये हुप प्योर रोलिंग मोशन में है। तो क्वेश्चन राइज किया जा रहा है कि जब ये ब्लॉक इस हुप के सेंटर के लेवल में पहुंचेगा तो उस समय एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन और इस हुप और हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी। आज के डिस्कशन में हम एक्सप्लेन करेंगे कि प्योर रोलिंग के केस में एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन कैसे अप्लाई करें, साथ ही साथ एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए टॉर्क इक्वेशन लोएस्ट पॉइंट के अबाउट कब लिख सकते हैं और कब नहीं लिख सकते हैं, और लास्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे कि प्योर रोलिंग के केस में न्यूटन्स लॉ कैसे अप्लाई करना है। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि ये ब्लॉक इस हुप के हाईएस्ट पॉइंट पे अटैच है और पूरे सिस्टम को रेस्ट से रिलीज कर दिया गया है, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये हुप प्योर रोलिंग मोशन में है। क्वेश्चन राइज किया जाता है कि जब ये ब्लॉक इस हुप के सेंटर के लेवल में पहुंचेगा तो उस समय एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी। तो क्लियर है कि एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना होगा, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करने से पहले हम इस हुप और ब्लॉक पूरे सिस्टम पे लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्स को प्लॉट करते हैं। तो इस हुप पर अर्थ की वजह से नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इस हुप पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ये स्टैटिक नेचर का, मैंने मान लिया है राइट साइड में Fs, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा हुप पे mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस ब्लॉक पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg। साथ ही साथ हम थ्रू आउट मोशन देखते हैं कि ये नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फ्रिक्शन का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उसकी वेलोसिटी 0 है। तो पावर सप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन और पावर सप्लाइड बाय फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 0 होगा, क्योंकि पावर सप्लाइड बाय फोर्स इज इक्वल टू F डॉट V होता है। चूंकि लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0 है इसलिए पावर सप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन और पावर सप्लाइड बाय फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 0 होगा। कहने का मतलब है कि थ्रू आउट मोशन नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स ये दोनों पूरे सिस्टम को पावर सप्लाई नहीं करेगा। साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये mg का है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वर्टिकल में कोई शिफ्ट नहीं है। इसका मतलब इस mg के वजह से कोई वर्क नहीं होगा। दूसरी बात हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो ब्लॉक है इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अभी यहाँ पे है और कुछ समय के बाद यहाँ पे है, मतलब ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वर्टिकल डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। क्लियर है कि यहाँ पे इस ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रहा है। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी इस ब्लॉक का लॉस करता होगा ये सारी एनर्जी इस हुप और ब्लॉक के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता होगा। तो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन हम लिख सकते हैं डेल्टा यू ग्रेविटी प्लस डेल्टा के इज इक्वल टू 0। तो इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि ब्लॉक इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने में वर्टिकल डायरेक्शन में r डिस्टेंस नीचे फॉल करता है। ठीक है, तो इस ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा वो होगा -mgr प्लस, अब पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी अगर लिखना है प्योर रोलिंग के केस में तो आप यहां से देख सकते हैं कि हमें पता है कि प्योर रोलिंग के केस में कि अगर किसी पॉइंट की स्पीड फाइंड करना चाहते हैं तो हम लोएस्ट पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन मान सकते हैं। तो मान लेते हैं एक पार्टिकल है जिसका मास mi है और पार्टिकल का स्पीड vi है जो इस लोएस्ट पॉइंट से ri डिस्टेंस पे है, तो हम vi इज इक्वल टू ओमेगा ri लिख सकते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, तो सारे के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर लिखना चाहते हैं तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा हाफ mi vi स्क्वायर, vi के जगह पर ओमेगा ri का होल स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर पूरे में कॉमन आ जाएगा, हाफ बाहर आ जाएगा, तो हाफ सिग्मा mi ri का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो सिग्मा mi ri स्क्वायर जो होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लोएस्ट पॉइंट होगा। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन ये आया कि प्योर रोलिंग के केस में
सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं तो हम पूरे सिस्टम को लोएस्ट पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन में मान सकते हैं। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आया हाफ आई नॉट ओमेगा स्क्वायर। अब आई नॉट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लोएस्ट पोजीशन, तो यहां से आप देख सकते हैं यह होगा माइनस mgr प्लस हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लोएस्ट पोजीशन। तो सबसे पहले हम इस हुप का लिख लेते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम का अप्लाई करके। तो ये हो गया mr स्क्वायर अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर, डी का वैल्यू यहाँ r है तो mr स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ अबाउट लोएस्ट पॉइंट ड्यू टू हुप। अब इस ब्लॉक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा ये r है, ये r है, तो ये डिस्टेंस होगा अंडर रूट 2r। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं m अंडर रूट 2r का होल स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हमारा हुआ इनटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा के वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो आएगा ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट g/2r। अगर हमें इस इंस्टेंट पे इस हुप के सेंटर की वेलोसिटी फाइंड करना है तो हम v इज इक्वल टू ओमेगा अप्लाई करके हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं अंडर रूट gr/2। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस हुप का लीनियर एक्सेलरेशन कितना है, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है और इस हुप पे लगने वाले फोर्स नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है। और हमने अभी एनर्जी कंजर्वेशन का अप्लाई करके इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हुप का एंगुलर वेलोसिटी हमने फाइंड कर लिया है। तो टोटल अननोन हमारे पास 4 है, n, f, a और अल्फा। और इस चारों अननोन को फाइंड करने के लिए 4 इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा। इसमें से 2 इक्वेशन न्यूटन्स लॉ से मिलेगा, तीसरा इक्वेशन टॉर्क इक्वेशन और चौथा कंस्टेंट रिलेशन से मिलेगा जो a और अल्फा को रिलेट करेगा। तो हम सबसे पहले इस हुप और ब्लॉक को सिस्टम मान करके इसके लिए न्यूटन्स लॉ लिख रहे हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हम यहाँ से देख सकते हैं इस हुप का सेंटर यहाँ पे है जिसका मास m है और इस ब्लॉक का मास m है। दोनों का सेम मास होने की वजह से इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इस इंस्टेंट पे यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन a, अल्फा और ओमेगा के टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हम सबसे पहले इस सेंटर का एक्सेलरेशन इसे दे देते हैं। तो एक हो गया, ये ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन हो गया। उसके बाद इसके रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन देखते हैं। तो हम देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में r/2 रेडियस वाले सर्कल में मूव कर रहा है। ठीक है, विथ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू सेंटर ऑफ मास का होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा r/2 और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर r/2। तीनों मिला करके ये टोटल एक्सेलरेशन हो गया सेंटर ऑफ मास का। तो अब सबसे पहले हुप और ब्लॉक को सिस्टम मान करके न्यूटन्स लॉ लिख रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि टोटल सिस्टम पे टोटल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F, तो हो गया नेट फोर्स F इज इक्वल टू टोटल मास 2m और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन राइट साइड में। तो यहाँ से लिख सकते हैं a माइनस ओमेगा स्क्वायर r/2। ठीक है, ये इक्वेशन हुआ 1। दूसरा न्यूटन्स लॉ लिख रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ से mg, यहाँ से mg, ये ऊपर n है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर हम लिखना चाहते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं 2mg माइनस n इज इक्वल टू टोटल मास 2m और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा अल्फा r/2। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आया। ठीक है, थर्ड इक्वेशन आप यहाँ से लिख सकते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन a इज इक्वल टू अल्फा r। ठीक है, जो प्योर रोलिंग का कंडीशन है। चौथा इक्वेशन हम लिख रहे हैं टॉर्क इक्वेशन। अब हम ब्लॉक और हुक को सिस्टम मान करके टॉर्क इक्वेशन लिखना चाहते हैं। तो आप ध्यान सुनेंगे, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क इक्वेशन आप हमेशा लिख सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन प्योर रोलिंग के केस में हम लोएस्ट पॉइंट के अबाउट टॉर्क इक्वेशन तभी लिख सकते हैं जब उस समय एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगी। तो जैसा कि हमको प्रॉब्लम में देख रहे हैं कि जिस समय हमें a, अल्फा, n और f निकालना है उस समय ओमेगा की वैल्यू 0 नहीं है। तो क्लियर है कि हम लोएस्ट पॉइंट के अबाउट टॉर्क इक्वेशन नहीं लिखेंगे, हम पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क इक्वेशन लिख सकते हैं। इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस mg और इस mg
का टॉर्क इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से कैंसिल आउट कर जाएगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट नॉर्मल की वजह से टॉर्क होगा n, यहाँ से लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस r/2, तो लिखेंगे n r/2 माइनस f इंटू r। तो हमारे पास नेट टॉर्क होगा n r/2 माइनस एफ आर इज इक्वल टू टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो पहले हुप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं। हुप के सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², उसमें md², d का वैल्यू r/2 यहाँ ऐड कर देंगे, तो ये हमारा हुप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, प्लस ये ब्लॉक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट यहाँ देख सकते हैं m, यहाँ से आएगा r/2 का होल स्क्वायर। तो ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया सेंटर ऑफ मास के अबाउट इनटू अल्फा। तो यहाँ से इक्वेशन आएगा हमारा 4। तो हम इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 का यूज करके हम a, अल्फा, n और f फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से हमारा डिस्कशन कंप्लीट हुआ। आप अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।